स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा भारतीय राष्ट्रीयता का उदय। भारत का स्वाधीनता संग्राम जो मुख्यतः 1885 से 1947 ईस्वी के बीच माना जाता है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उदारवादियों का काल, उग्रपंथियों का काल और उसके बाद गांधी युग, ये चार काल हम भारत का स्वाधीनता संग्राम में देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि भारत में राष्ट्रीयता का उदय किस प्रकार होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि मुगलों के बाद हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का शासन रहा, जो एक व्यापारिक कंपनी बनकर भारत पर आई थी और लगभग उन्होंने 200-250 साल तक यहाँ पर शासन किया। और यहाँ से उन लोगों ने काफी बड़ी मात्रा में यहाँ की संपदा का शोषण किया। उनका लक्ष्य भारत पर शासन करना था, न कि यहाँ पर रहना। इसी घटनाक्रम में 1857 का विद्रोह होता है और वहां देखा जाता है कि पहली बार सामूहिक रूप से कुछ संगठन मिलकर अंग्रेजों से मुकाबला करते हैं। उसका क्या कारण रहा है, क्या स्वरूप रहा है, उसका अध्ययन हम पहले देख चुके हैं। लेकिन वहां से एक चीज जरूर निकल के आती है कि कहीं न कहीं राष्ट्र की भावना का विकास वहां से हम देख सकते हैं। तो इस राष्ट्रीयता का उदय भारत में किस प्रकार होता है, उसके क्या क्या कारण रहे हैं, उसको ही आज हम यहां पढ़ने जा रहे हैं। इसमें देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों और भारत के आर्थिक शोषण के विरुद्ध एक विरोध प्रारंभ हो गया था। और इस विरोध का पहला मुख्य कारण हम 1857 के विद्रोह को बड़े स्तर पे मान सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे करके पाश्चात्य के प्रति भारतीयों में असंतोष बढ़ता जाता है, लोगों में राष्ट्रीय चेतना की भावना का विकास होता है और अपने राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारतीय विभिन्न संस्थाएं भी बनानी शुरू करते हैं। और इन विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से ही एक प्रमुख संस्था निकल के आती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसके नेतृत्व में ही 1947 ईस्वी में भारत स्वतंत्रता प्राप्त करने में सफल हो सका था। और यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज भी भारत की प्रमुख पार्टी के रूप में मानी जाती है। इसमें विभिन्न देशभक्तों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, भारतीय जनता ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। बहुत से नेताओं के त्याग और साहस ने सब मिलकर हमें ये आजादी दिलाई थी। तो ये तो एक ब्रीफिंग था आपके लिए। अब यहां पर भारतीय राष्ट्रीयता के उदय के रूप में हम देख रहे हैं कि पहला जो महत्वपूर्ण कारण रहा है वो 1857 का विद्रोह का प्रभाव ही रहा है, जो हम यहाँ पे बार बार आपको बता रहे हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि 1857 का विद्रोह असफल रहा। कुछ इतिहासकार इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी मानते हैं, लेकिन अंततः अंग्रेज ही कहीं न कहीं विजित होते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि इसने अंग्रेजों की जिन नीतियां थी उसके खिलाफ यहाँ के जनमानस को काफी उद्वेलित कर दिया था।
विद्रोह की असफलता ने यह स्पष्ट कर दिया कि अंग्रेजों को शक्ति के बल पर नहीं हटाया जा सकता, बल्कि इसके लिए जन समर्थन आवश्यक है। इस प्रकार ये स्पष्ट हो गया कि उच्च सुविधा भोगी वर्गों के नेतृत्व में चलने वाला विरोध सफल और सशक्त नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्यवाद एवं औपनिवेशिक नीतियों के विरोध के लिए अब नए तरीके निकालने पड़ेंगे, और ये कार्य जो था वो बिना जन समर्थन एवं राष्ट्रीयता की भावना के नहीं हो सकता है। इसलिए धीरे धीरे करके राष्ट्रीय चेतना की भावना विकसित होने लगी और शीघ्र ही भारतीय अपने आप को एक राष्ट्र के रूप में देखने लगे और इसकी मुक्ति के लिए प्रयत्नशील हो उठे। तो 1857 इसका विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक प्रभाव यही हुआ कि इसने भारतीयों के दिमाग पर एक अविस्मरणीय छाप छोड़ी कि मिलकर अगर लड़ा जाए तो अंग्रेजों को बाहर निकाला जा सकता है, और इसके कारण ही उनके दिलों में देशभक्ति और स्वतंत्रता की भावना भी विकसित होती है। 1857 के विद्रोह को आदर्श मानकर ही भारतीय मुक्ति संग्राम के लिए तैयार होने लगा था। अब देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना राष्ट्रीयता की भावना का उदय होना ही था, क्योंकि इसके पहले हम देखते हैं हर्ष के बाद मुस्लिम आक्रमण शुरू हो जाते हैं, सल्तनत काल आता है, मुगल काल आता है, तो वहाँ राष्ट्र जैसी कोई बात हिंदुस्तान में नहीं थी, क्योंकि राजा रजवाड़ों का शासन था। सभी रजवाड़े कहीं न कहीं स्वतंत्र थे, तो एक छत्र के नीचे वो लोग कहीं भी शासन नहीं कर रहे थे। तो ये जो भावना थी इसने भारतीय इतिहास की धारा को मोड़ दिया और अंततः भारत को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराया। इस भारतीय राष्ट्रीयता के विकास के अनेक कारण जिनका योगदान यहाँ पर रहा है उनको हम एक एक करके यहाँ देखते हैं। इसमें पहला है अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। राष्ट्रीयता की भावना के विकास का सबसे प्रधान कारण अंग्रेजी साम्राज्यवादी नीतियों के प्रति बढ़ता रोष एवं असंतोष था, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी के समय की जो विस्तारवादी नीति थी उसमें हम देखते हैं कि उसने विभिन्न तरीकों से भारतीय राज्यों का अधिग्रहण किया था। उसके बाद देखते हैं कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक नीतियों ने भारतीयों को यह समझने पर मजबूर कर दिया कि उनके हितों की रक्षा अंग्रेजी शासन में नहीं हो सकती। अंग्रेजी सरकार अपने ही स्वार्थों से प्रेरित होकर भारत का शोषण कर रही थी, और इस शोषण से किसान, शिल्पी, मजदूर वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग सभी लोग प्रभावित थे। अंग्रेजी शासन से सिर्फ रजवाड़े, जागीरदार, तालुकेदार, महाजन एवं जमींदारी संतुष्ट एवं लाभान्वित होते थे, और यह जो वर्ग था, जमींदारों का वर्ग था, वो अंग्रेजों के साथ ही मिलकर भारतीयों का शोषण कर रहा था। बुद्धिजीवी वर्ग बढ़ती बेरोजगारी से, व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकारों के नहीं होने से काफी परेशान थे। तो इस प्रकार पूंजीपति वर्ग भी अंग्रेजी आर्थिक नीतियों से प्रभावित होकर कहीं न कहीं असंतुष्ट थे, क्योंकि जिस प्रकार अंग्रेजों ने यहाँ से संपदाओं का शोषण किया है, और यहाँ पर जो पूंजीपति वर्ग जिन्होंने अपने धंधे कुछ स्थापित कर रखे थे, उनके हित प्रभावित हो रहे थे, तो वो लोग भी कहीं न कहीं असंतुष्ट थे। आम जनता और मजदूर लोग तो प्रभावित थे ही, उनका कोई दनी-दौरी नहीं था, लेकिन यहाँ पूंजीपति वर्ग भी असंतुष्ट उनकी नीतियों से होते हैं। वस्तुतः समस्त भारतीय समाज कुछ स्वार्थी लोगों को छोड़कर ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों को भारत के लिए एक अभिशाप मानता था, और इसमें परिवर्तन या समाप्ति की आकांक्षा भी रखता था। अब लोगों ने ये अच्छी तरह समझ लिया कि जब तक अंग्रेज रहेंगे उनका कल्याण नहीं होगा। तो देखो कितनी बड़ी बात है कि एक कम से कम एक सामूहिकता वो लोग समझने लग गए कि
अंग्रेजों का भी यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। और वो ये भी समझते थे कि ब्रिटिश आधिपत्य की समाप्ति के लिए सख्ती से अधिक जन समर्थन की आवश्यकता है। अतः राष्ट्रीय चेतना एवं राष्ट्रीयता की भावना लोगों के दिल में घर बनाने लग गई थी और वो लोग कहीं ना कहीं आगे बढ़ने लगे थे। उसके बाद भारत का कहीं ना कहीं राजनीतिक एकीकरण, हम मान सकते हैं कि अंग्रेजी आधिपत्य से भारत को एक लाभ भी हुआ। इसने समूचे देश को राजनीतिक और आर्थिक रूप से एक सूत्र में बांध दिया। वरना अभी तक देखो, पीछे का इतिहास उठाकर देखते हैं कि एक सूत्र में कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य के समय जरूर थोड़ा बहुत देख सकते हैं कि उसने हिंदू कुश पर्वत से लेके दक्षिण भारत तक, समुद्र तक, और कामरूप से लेके कहीं ना कहीं गुजरात तक एक सूत्र करने की कोशिश की थी। लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों की जो शोषण था, उसने इस देश को राजनीतिक और आर्थिक रूप से एक सूत्र में बांध दिया। यद्यपि यह कार्य अंग्रेजों ने अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए किया हो, तथापि अंततः अंग्रेजों के लिए अभिशाप एवं भारतीयों के लिए एक वरदान सिद्ध साबित हुआ। अंग्रेजों के आगमन के पूर्व भारत में राजनीतिक एकता का सर्वथा अभाव था, परंतु अंग्रेजों ने समूचे भारत पर अपना शासन स्थापित कर इसे एक राजनीतिक एवं प्रशासनिक सूत्र में बांध दिया। समस्त देश में एक जैसी प्रशासनिक व्यवस्था कायम की और वायसराय समूचे भारत का प्रशासनिक अध्यक्ष बनाया गया। इससे अब ये समझने लगे कि वे एक शासन के अंतर्गत है, और इस एकीकरण की प्रक्रिया में रेल डाकतार की व्यवस्था ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसने देश के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों के मिलने जुलने एवं विचारों के आदान प्रदान का भी मार्ग सुगम कहीं न कहीं बना दिया था। अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीयता की आर्थिक पृष्ठभूमि के रूप में भी देख सकते हैं कि राष्ट्रीयता की वृद्धि में आर्थिक कारणों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि अब सरकारी आर्थिक नीतियों का प्रभाव समस्त देश पर समान रूप से पड़ा है। और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय अर्थव्यवस्था में विरोधाभास स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है, क्योंकि एक तरफ गतिमान अर्थव्यवस्था में जैसे व्यापार, संचार और परिवहन के साधनों में तेजी से विकास हो रहा था, तो दूसरी तरफ कृषि की अवनति हो रही थी। जमीन पर दबाव बढ़ता जा रहा था, लोगों की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। व्यापार की वृद्धि ने पूंजीवादी उत्पादन को बढ़ा दिया था। विदेशी व्यापार की वृद्धि ने भारतीय अर्थव्यवस्था के औपनिवेशिक स्वरूप को और अधिक उभार दिया था। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय जनता और भारतीय संसाधनों का सर्वाधिक शोषण यहाँ प्रारंभ हो जाता है। अंग्रेजी जो नीतियां थी आर्थिक, उससे समाज का उच्च वर्ग ही लाभान्वित हो रहा था, और यहाँ तक कि भारतीय पूंजीपति वर्ग भी इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हो पा रहा था। बस आम जनता इसे पूरी तरह से प्रभावित थी, और व्यापार की बुद्धि और उपयोगीकरण के फलस्वरूप जो समृद्धि आई, उसका लाभ सामान्य जनता, किसान, कारीगर और मजदूरों को भी नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं जनता पर करों का बोझ बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय आय में बिल्कुल वृद्धि नहीं हो रही है। देहातों में गरीबी और आर्थिक दुर्व्यवस्था का प्रभाव व्यापारी, बैंकर और विभिन्न व्यवसाय में लगे लोगों जैसे वकीलों पर भी पड़ रहा है। और देहातों का असंतोष राष्ट्रीय रूप से जागरूक शहरी लोगों, विशेषकर शिक्षित मध्यम वर्ग के माध्यम से उभर कर सामने आने लगा था। तो ये आर्थिक जो असंतोष था, इसने राजनीतिक उत्तेजना को जन्म दिया, और इस प्रकार समस्त भारतीय वर्ग कुछ लोगों को छोड़कर इससे प्रभावित हुए हैं। और सारे देश में लोगों ने देखा कि वे एक समान शत्रु ब्रिटिश शासन द्वारा ही उत्पीड़ित है। इसलिए विपिन चंद्र ने कहा है कि साम्राज्यवाद विरोधी भावना स्वयं देश के एकीकरण तथा समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उदय के एक कारक बनी है। तो ये था कि जो राष्ट्रीय असंतोष था, उससे किस प्रकार एक राष्ट्रीयता की भावना भारत में पैदा होती है। अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार ठीक है कि उन लोगों ने अपने स्वार्थों के वशीभूत होकर किया था, लेकिन जो पाश्चात्य विचारधारा और अंग्रेजी शिक्षा के विकास था, उसने भारतीय जो थे मानसिक जड़ता, जकड़े हुए थे, उनको समाप्त कर उन्हें आधुनिक, तर्कसंगत, विवेकपूर्ण राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाने का अवसर प्रदान करते हैं। और भारतीयों में अब स्वतंत्रता, समानता, प्रतिनिधित्व जैसे सिद्धांतों का महत्व भी वो समझने लगे हैं। उस समय जो घटना घटित हुई थी, विश्व परिदृश्य पर, चाहे अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम हो,
फ्रांस की क्रांति हो, इटली, स्पेन, यूनान की क्रांतियां हो, तो उनके राजनीतिक महत्व को भी समझने में इस अंग्रेजी शिक्षा ने पर्याप्त सहायता दी थी और लोग उनको समझने लगे थे। इसलिए भारतीय विदेशी दासता को अपमान समझने लगे और व्यक्तिगत एवं राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति और सुरक्षा के लिए संगठित होने लगे। अगला देखते हैं कि साहित्य और समाचार पत्रों का भी योगदान बहुत कुछ यहाँ पे रहा है, क्योंकि प्रेस ही वह मुख्य माध्यम था जिसके जरिए राष्ट्रवादी विचारधारा वाले भारतीयों ने देशभक्ति के संदेश और आधुनिक राष्ट्रीय, सामाजिक तथा राजनीतिक विचारों को यहाँ प्रसारित किया था और एक अखिल भारतीय चेतना का सृजन किया था। हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में समाचार पत्रों की संख्या बहुत ही कम थी और उसका महत्व को भी नहीं समझा जा रहा था, लेकिन 1857 के पश्चात इनमें तेजी से विकास हुआ और अंग्रेजी भाषा हो या क्षेत्रीय भाषाओं में सभी में समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे, जिसमें मुख्य नाम हम गिना सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेट्समैन, इंग्लिशमैन, फ्रेड ऑफ इंडिया, मद्रास मेल। तो ये सब कुछ अंग्रेजी समाचार पत्र थे और इन पत्रों का रुख जो था भारत विरोधी एवं सरकार समर्थक धीरे धीरे बनता जा रहा था। अब कुछ यहाँ जो समाचार पत्र थे, अंग्रेजी नीतियों की आलोचना की गई थी, भारतीय दृष्टिकोण से जो ज्वलंत प्रश्न थे उनको रखा गया था और भारतीयों में एक राष्ट्रीय एकता की भावना को जगाने का प्रयास इन समाचार पत्रों के माध्यम से किया जाने लगा था। ऐसे प्रमुख समाचार पत्र थे जो भारतीय राष्ट्रीयता की भावनाओं को जगाने का प्रयास कर रहे थे। उसमें हिंदू पैट्रियट, अमृत बाजार पत्रिका, इंडियन मिरर बंगाली, बम्बई से राफ्त गोफार, नेटिव ओपिनियन मराठा केसरी। तो ऐसे जो अखबार थे, ट्रिब्यून पंजाब से निकलता था। तो इन समाचार पत्रों ने राष्ट्रीय चेतना को कहीं ना कहीं विकसित किया है। इसी प्रकार जो क्षेत्रीय भाषाएं थी, चाहे बंगला हो, असमिया हो, मराठी हो, तमिल हो, हिंदू हो, उर्दू हो, इन सभी में उपन्यास लिखे जाने लगे, निबंध कविताएं लिखकर देशभक्ति की भावनाएं भी जागृत होने लगी। और इसमें सबसे बड़ा योगदान हम बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ ठाकुर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुब्रमण्यम भारती, अल्ताफ हुसैन अली आदि ने अपनी साहित्यिक रचनाओं से राष्ट्र प्रेम को भी कहीं न कहीं प्रज्वलित किया था। अगला हम कारण देख सकते हैं कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रभाव भी पड़ा है। बहुत बड़े विस्तार से हम लोग आपको इन चीज़ों के बारे में बता चुके हैं कि धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन ने वास्तव में राष्ट्रीयता की भावना को विकसित की और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ा था वो बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तरी भारत में पड़ा था। और इसमें ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इन सभी ने देश प्रेम की भावना कहीं न कहीं जागृत की थी। और इन लोगों ने, सुधारकों ने अंग्रेजीकरण, ईसाइयत के बढ़ते प्रभाव को कम किया, हिंदू धर्म, वेद आदि की महत्ता को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया और भारतीयों में आत्मसम्मान, गौरव और राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करने में इन लोगों ने मदद की। कुछ आलोचकों का विचार है कि सुधार आंदोलन प्रतिक्रियावादी था और इसने सांप्रदायिकता का विकास किया, परंतु हमें साथ साथ ये भी याद रखना चाहिए कि जो देश सदियों से गुलामी की जंजीरों में जकड़कर अपना अस्तित्व और महत्व खो बैठा था, उसकी भावना को उभारने और आत्मविश्वास जगाने के लिए ये कदम आवश्यक था। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान हमें कुछ सुधार माध्यमों के माध्यम से ही होता है और उससे भी भारतीयों में देश प्रेम की भावना कहीं ना कहीं विकसित होती है। जैसे कलकत्ता में स्थापित एशियाटिक सोसाइटी, इसने प्राचीन साहित्य और संस्कृति को विश्व के समक्ष रखा और अनेक प्राचीन ग्रंथों का अंग्रेजी एवं अन्य भाषाओं में अनुवाद हुआ था। तो प्राचीन लिपियों को भी पढ़ा गया, ऐतिहासिक स्मारकों को के बारे में बताया गया, नए नए स्थलों की खोज की गई और इन सब में हम मैक्स मुलर, विलियमसन, कोलब्रुक, हरिप्रसाद शास्त्री, राजेंद्र लाल मित्र, रानाडे भंडारकर इत्यादि के प्रयासों से भारतीयों में अपने अतीत के प्रति जिज्ञासा को हम देख सकते हैं। इनका ज्ञान प्राप्त होने से उनमें गौरव एवं देश प्रेम का भाव जागता है। तो प्राचीन संस्कृति का ज्ञान ये भी राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाता है। बाद में इसके बाद देख रहे हैं विदेशों से संपर्क, क्योंकि जब हमें ज्ञान हो गया यहाँ शिक्षा के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से, प्राचीन संस्कृति के ज्ञान के माध्यम से, अब धीरे धीरे पता चला कि विदेशों से जब संपर्क होने शुरू होते हैं, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के चलते अनेक भारतीय विदेशों में भी गए, वहाँ उन लोगों ने नया राजनीतिक चिंतन एवं क्रांतिकारी विचार देखा।
वे पश्चिम में होने वाली स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रीयता के आंदोलन के संपर्क में आए, फ्रांसीसी क्रांति के संपर्क में आए। भारत आकर उन लोगों ने नए विचारों का प्रचार भारतीयों में ही भी किया और राष्ट्रीय भावना का विकास वो लोग करते हैं। इसके बाद प्रजातीय विभेद की नीति भी हम देख सकते हैं कि अंग्रेज जो थे वो कहीं न कहीं भेदभाव करते थे, रंग को लेकर भेदभाव करते थे और उसने इसको बहुत प्रज्वलित कर दिया। इस जो नीति चल रही थी राष्ट्रीयता की भावना को और भी आगे बढ़ाया और अब भारतीय अपमान और घृणा की दृष्टि से अंग्रेजों को देखने लगे। भारतीयों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए थे। देखे देखे रेल की प्रथम श्रेणी में या उस डिब्बे में जिसमें अंग्रेज हो सफर नहीं कर सकते थे, यूरोपियन क्लबों में नहीं जा सकते थे, अंग्रेजों के मुकदमे की सुनवाई भारतीय न्यायाधीश नहीं कर सकते थे। ये चीज़ें हम देख सकते हैं रिपन के समय। फिर उसने एमपे जैसे को नियुक्त किया था। समान अपराध के लिए भी अंग्रेजों को कम सजा मिलती थी। तो ये जो विभेदकारी एक नीति थी अंग्रेजों की, इसने भारत में राष्ट्रीयता, एकता और अंग्रेजों के विरुद्ध घृणा का भाव फैलाने में मदद की। उसके बाद राजनीतिक कुछ संस्थाएं बनती है। धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन की तरह 19वीं शताब्दी में कुछ संगठन बनने लगे राजनीतिक और वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ने लगे। ऐसी संस्थाओं में लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, बम्बई एसोसिएशन आदि को हम गिना सकते हैं। और इनका ही सामूहिक प्रयास बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में निकल कर आता है, जिसके नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम चला था। तो ये संगठन भारतीय राष्ट्रीयता की भावना विकसित करके इसके माध्यम से प्राप्त किया जा सकता था। इसमें 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की कुछ घटनाएं देख सकते हैं कि लेटन और रिपन की कुछ प्रतिगामी नीतियां भी थी कि भारतीय राष्ट्रीयता के उत्थान और विकास में लेटन और रिपन की प्रतिक्रियावादी नीतियां भी कम उत्तरदायी नहीं मानी जा सकती थी, क्योंकि लेटन ने अपने कार्यों से भारतीयों को अपमानित और काफी नाराज किया। उसने ब्रिटेन से भारत आने वाले कपड़ों पर आयात शुल्क हटा दिया था। अफगान युद्ध का खर्च भारतीय राजस्व से पूरा किया जाने लगा। देशी लोगों के हथियार रखने पर आर्म्स एक्ट द्वारा पाबंदी लगाई गई। प्रेस को स्वतंत्रता का अपहरण किया गया। और सबसे दुखद बात यह है कि जिस समय भारत भुखमरी और अकाल में परेशान हो रहा था, उस समय उसने दिल्ली दरबार का आयोजन किया, जिसमें पानी की तरह धन बहा गया। उसने सिविल सर्विसेज में प्रवेश की उम्र घटाकर भारतीयों के लिए इसमें प्रवेश और भी अधिक कठिन कर दिया, क्योंकि 19 साल की उम्र में बहुत कम होती है और जाके लंदन में परीक्षण देना आसान नहीं था। तो लीटन के इन कार्यों की व्यापक प्रतिक्रिया होती है और इस अवस्था का वर्णन सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी करता है कि लॉर्ड लीटन की प्रतिक्रियावादी प्रशासन ने जनता को उनकी उदासीनता के दृष्टिकोण से जगाया और जनजीवन को आगे बढ़ने में कहीं न कहीं प्रेरणा दी जाती है। तो इस प्रकार लॉर्ड रिपन के काल में एल्बर्ट बिल पर विवाद हुआ और श्वेत विद्रोह ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को उभारने एवं अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर आंदोलन चलाने की प्रेरणा दी। तो यहाँ लॉर्ड रिपन से एक भारतीय में सकारात्मक भावना पैदा होती है और उनको अपने अधिकारों की प्राप्ति किस प्रकार हो, वो भी प्रेरणा यहाँ से मिलती है। तो इसी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी कहीं न कहीं होती है, जिसके नेतृत्व में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। तो इस प्रकार एक ओला और देखा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सामाजिक अंतर्विरोधों से, साम्राज्यवाद की हालत और शोषण की उसकी व्यवस्था से और उस शोषण की हालत के अंतर्गत भारतीय समाज के अंदर उत्पन्न सामाजिक और आर्थिक शक्तियों से पैदा हुआ है। तो इस प्रकार ये भारतीय राष्ट्रीयता का उदय हम कह सकते हैं कि विभिन्न कारणों का एक परिणाम रहा है, जिसमें हम 1857 की क्रांति को उसकी शुरुआत के तौर पे देख सकते हैं कि जहाँ से एक सामूहिकता की भावना जो मिलती है अंग्रेजों से लड़ने की, वहाँ से मिलती है और फिर धीरे धीरे करके किस प्रकार सामाजिक आर्थिक संगठन, राजनीतिक संगठन स्थापित होते हैं और अंग्रेजी शिक्षा का एक परोक्ष प्रभाव भारतीयों पर भी पड़ता है। विदेशों के संपर्क में भारतीय आने लगे। तो इन सब का सामूहिक परिणाम ये रहा हुआ कि भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना पैदा होती है और वो आगे भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक आधार तैयार करते हैं।